Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the relationship between TR, AR and MR in case of MR is negative, MR is 0, or we can say that when AR is not constant. So in the last lecture, we discussed the relationship between TR and MR by using the same table and same diagram. Now, we are discussing the relationship between AR and MR. अब आपको जो है ध्यान किस बात पे रखना है? अब आपको ध्यान रखना है on these two columns, AR and MR, average revenue and मार्जिनल रेवेन्यू. अब आपका ध्यान बाकी किसी कॉलम की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर जिस चीज पे आपने रिलेशनशिप दिखाना है सिर्फ उसी चीज पर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए. सो इफ यू आर डिस्कसिंग द रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, सो सिर्फ इन्हीं दो कॉलम पे ध्यान दीजिएगा, बाकियों पे नहीं. सो वी आर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर. ओके, सो टेबल देखते जाओ, रिलेशन बनाते जाओ, बहुत इजी है, कुछ नहीं है. देखो नंबर 1, पहला तो ये है कि देखो हमेशा की तरह आपने एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? टोटल रेवेन्यू को यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. अगर आपने मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट करना पड़ेगा. मतलब AR के लिए भी आपको TR की जरूरत पड़ेगी और MR के लिए भी आपको TR की जरूरत पड़ेगी. तो कॉमन थिंग रिलेशन क्या आ गया? बोथ AR and MR are calculated from TR. ठीक है, AR और MR दोनों किससे कैलकुलेट होंगे? TR से. नंबर 2 देखो, अब शुरू में दोनों 10-10 पे है, बराबर. स्टार्टिंग दोनों की सेम हुई है 10-10. अब जैसे ही सेकेंड यूनिट आया, वो एवरेज रेवेन्यू जो है वो हुआ 10 से 9, ठीक, पर मार्जिनल हुआ 10 से 8. वो हुआ 9 से 8, वो हुआ 8 से 6. देखो पहले तो ध्यान से समझो हो क्या रहा है. एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है. फॉल कर रहा है तभी इधर एवरेज रेवेन्यू की कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रही है. अगर ये राइज कर रहा होता तो ये ऊपर की तरफ जा रही होती, ये तो नीचे की तरफ जा रही है. ठीक, सो देखो अब ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक, तो एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है. तो लिखो व्हेन AR इज डिक्रीजिंग, AR डिक्रीज कर रहा है, ठीक, तो MR के साथ क्या हो रहा है? MR भी डिक्रीज कर रहा है. ठीक, देखो 10 8 6 4 2, MR also decreases, बट साथ में लगाना पड़ेगा, बट मोर देन AR. अब ये इसका पंच पॉइंट है कि जब AR फॉल करेगा MR भी फॉल करेगा और उससे ज्यादा फॉल करेगा. देखो 10 से 9, 10 से 8, वो 1 कम हुआ, वो 2 कम हुआ, ऐसे ही हुआ ना. अब इसीलिए अगर वो ज्यादा फॉल करेगा, देखो MR भी फॉल कर रहा है, MR भी नीचे है, बट AR कर्व से नीचे है, मतलब दोनों फॉल कर रहे हैं. MR ज्यादा फॉल कर रहा है तभी उसके नीचे है, साथ में ये भी दो. एंड MR कर्व लाइज बिलो द AR कर्व. क्लियर? नंबर 3 में क्या होगा? देखो अब यहां तक तो ये दोनों फॉल कर रहे हैं ना, यहां तक तो ठीक. अब ये तो चलो आगे भी फॉल कर रहा है. अब ये हो गया 0. MR कैन बी 0, MR कैन बी 0, बट AR कांट. ठीक है, MR 0 हो सकता है, हुआ पड़ा है, पर AR 0 नहीं हो सकता. कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती, क्योंकि जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको कराया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जिसके बदले में हमें प्राइस पे करना पड़ता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? याद करो, मैंने कराया था ब्रीदिंग, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई,
तो इट्स एक्टिविटी बट इट्स नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? मुझे इसके बदले में पैसे थोड़ी देने पड़े। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर नॉन स्केर्स मींस यूज होते हैं, एंड इफ द रिसोर्सेज आर नॉन स्केर्स मतलब वो कम नहीं है, बहुत हैं, तो उसके बदले में पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं। आप सनलाइट यूज करते हैं तो वो अनलिमिटेड है ना, तो सनलाइट के बदले में तो पैसे नहीं देते। आप सांस लेते हैं तो सांस तो लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बहुत है, तो उसके बदले में पैसे तो नहीं देते ना, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ऐसी चीजें जो फ्री में मिलती हैं, जिनके बदले में पैसे नहीं देने पड़ते, उनके अंदर हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस नहीं करनी पड़ती। क्या मैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करूंगा कि हाँ मुझे सांस लेनी है तो मैं 2 सांस सुबह ले लेता हूं, 2 सांस मैं शाम को ले लूंगा और 2 सांस मैं रात को ले लूंगा, तो क्या ऐसा होता है भी हाँ मुझे पूरे दिन में ना मतलब इतनी ऑक्सीजन मिलनी है कि मैं सिर्फ 6 बार सांस ले सकता हूं, तो 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर को और 2 बार रात को? क्या चूज करना पड़ता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है मतलब फ्री है, तो इसलिए जो चीजें फ्री होती हैं, जो नॉन स्केर्स गुड्स होती हैं, उनको तो हम इकोनॉमिक्स में लेके ही नहीं चलते, तो इसलिए एआर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर एआर जीरो नहीं हो सकता तो एआर नेगेटिव कहां से हो जाएगा? बट एमआर नेगेटिव हो सकता है। सो एमआर कैन बी नेगेटिव, ठीक है, देखो नेगेटिव हो रहा है, बट एआर कांट, ठीक है, एमआर नेगेटिव हो सकता है, एआर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले कहा था, ये कभी नहीं होगा भी जो शॉपकीपर है वो क्या करे, वो साथ में आपको चीज भी दे और साथ में आपको उसके पैसे भी दे, हाँ ये चीज भी ले जाओ साथ में पैसे भी ले जाओ, ऐसे कभी नहीं होगा। वो प्राइस को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देगा। सो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। देख लीजिए, एआर फॉल करता है, ठीक है, एमआर भी फॉल करता है, ठीक, और उससे ज्यादा फॉल करता है। इसलिए क्या होता है कि जो एआर की कर्व है वो ऊपर रहेगी, एमआर की कर्व नीचे रहेगी। नंबर 2 क्या कह सकते हैं, एआर एमआर दोनों टीआर से कैलकुलेट होते हैं। एमआर जीरो हो सकता है, एआर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एआर द प्राइस कभी जीरो नहीं होते। एमआर नेगेटिव हो सकता है, एआर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? प्राइस है, प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होते। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन एआर इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर? सो अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे और इसी टेबल को फिर से यूज करेंगे, क्योंकि देखिए बार बार टेबल बनाने का नुकसान ये होता है कि आपको बहुत सारे टेबल याद करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक ही टेबल हो, उसी को हम यूज करें, उसी टेबल की एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज करते रहें और उसी से नए नए क्वेश्चंस जो है वो बनाते जाएं। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो हम सारे इसी में डिस्कस करते हैं। तो आमतौर पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कहता है कि इज, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कई बार, is MR is the price of the next unit sold। अब पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है कि इज MR is the price of the next unit sold। क्या एमआर जो है वो अगले यूनिट का प्राइस है जिसको पे किया जा रहा है? नहीं समझ में आया ना? टेबल बनाता हूं उससे समझाता हूं। जो टेबल अभी बनाया था वो टेबल फिर से आउटपुट सोल्ड, अब उसकी एक्सप्लेनेशन ही चेंज करनी है बस मुझे। तो यहां पे प्राइस, यहां पे टीआर, यहां पे एआर और यहां पे एमआर, सेम टेबल बनाऊंगा, कोई चेंज नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7, प्राइस 11 10 9 8 7 6 5 4, टीआर 0 10 18 24 28 30 30 28, AR and price are same, 10 9 8 7 6 5 4, MR 10
98640 -2। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्या मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है उस अगले यूनिट जो सेल किया जा रहा है या जो परचेस किया जा रहा है, क्या उसका प्राइस होता है। अब ध्यान से, पहले तो इसी से ही सारी चीज क्लियर हो गई कि प्राइस जो है वो तो एआर होता है। बात सोचने वाली है। अब प्राइस एआर है, वो कह रहा है क्या एमआर एआर होता है अगले यूनिट का। सोचने वाली बात है कि एमआर एआर कैसे हो सकता है। हाँ, उस केस में तो हो सकता है जब एआर और एमआर बराबर होते हैं ना, उसमें तो हो सकता है। बट अगर ये फॉल कर रहा है ना, उस केस में नहीं हो सकता। क्यों, देखना जरा, मैच करना। एआर और प्राइस एक ही चीज है ना। यहाँ पे 10 है, फिर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। 10 8 6 4 2 0 -2। अगर एमआर प्राइस होता तो क्या एमआर 0 होता। क्या अगर एमआर प्राइस होता तो क्या एमआर माइनस होता। क्योंकि प्राइस ना तो 0 हो सकता ना माइनस हो सकता। बात तो सोचने वाली है कि वो कहता है कि क्या एमआर प्राइस है। बात सोचने वाली है, एमआर प्राइस कैसे हो सकता है। एमआर प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एमआर प्राइस होता तो एमआर कभी भी 0 ना होता, क्योंकि प्राइस कभी भी 0 नहीं होता। अगर एमआर प्राइस होता तो एमआर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक, अब इसके पीछे एक और लॉजिक है। अगर इसको भूल भी जाए, वैसे सोचे तो सपोज करो कि मैंने फर्स्ट यूनिट जो है वो परचेज किया, तो उसका रेट है 10 रुपीज पर केजी। सपोज करो मैं पोटैटोस परचेज कर रहा हूं और 1 केजी पोटैटो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, तो मैंने उसको दिए 10 रुपीज। ठीक हो गया, बात क्लियर। अब यहां से अपने आप को एक बायर समझो, आप अपने आप को एक बायर समझो और मेरे को सेलर समझो, जो चीजों को बेच रहा है। आई एम ए सेलर, नाउ यू आर अ बायर। तो आपने मुझसे पोटैटो परचेज किए 1 केजी एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी, तो मैंने आपको 1 केजी पोटैटो दिए 10 रुपए पे। उसके बदले में आपने मुझे 10 रुपए दिए। तो अब मेरी इनकम हुई 10 रुपए। यानी मेरी जो दुकान का वो जो गल्ला है ना, उसके अंदर कितने पैसे होंगे, 10 रुपए हो गए। आपने मुझसे कहा सर आप सेलर हैं, आप 2 किलो पोटैटो दे देंगे। मैंने कहा हाँ दे दूंगा, 2 किलो ले लो। तो आपने कहा सर रेट कितना लगाओगे। मैंने कहा 9 रुपए लगा दूंगा। तो आपने कहा चल ठीक है सर दे दो। तो हम क्या करते हैं, इसको ना छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं। अब आप सोचो, अब 10 रुपए था तो मेरा टोटल रेवेन्यू था 10। ठीक, अब आपने 2 किलो मेरे से पोटैटो परचेज किए और आपने कहा सर रेट कितना लगाओगे। मैंने कहा रेट मैं 9 रुपए लगा दूंगा। अब सोचो, अब मेरे बॉक्स के अंदर जहां पे मैंने पैसे रखे हुए हैं, उस बॉक्स में कितने पैसे होंगे। ध्यान से सोच के बताना। आई एम गिविंग यू द टाइम। सोचिए, बताइए कि फर्स्ट 1 किलो आपने मेरे से पोटैटो लिए, मैंने आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से दिए, मेरे बॉक्स में 10 रुपए हैं। आपने मुझसे 2 किलो पोटैटो परचेज करने चाहे, मैंने आपको कहा 9 रुपए लगा दूंगा। अब मेरे बॉक्स में कितने पैसे होंगे। अब अगर अगला 1 किलो मैं 9 रुपए में बेचूं, तो इसका मतलब मेरे बॉक्स में 19 रुपीज होने चाहिए। अगर आपने बोला कि सर 3 किलो, तो 3 किलो मैंने कहा चलो 8 रुपए लगा दूंगा। अब तीसरा 1 किलो मैंने आपको 8 रुपए में किलो में बेचा, इसका मतलब मेरे बॉक्स में 27 रुपीज होने चाहिए। देखो पहले में 10, अगला 9 रुपए में बेचा 19, अगला 8 में बेचा तो 8 रुपए मैंने और डाल दिए बॉक्स में, तो 27। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं ना। पहला 10 रुपए में बेचा तो 10 रुपए आ गए, अगला मैंने 9 रुपए में बेचा तो 10 रुपए तो पहले ही पड़े थे, 9 रुपए मैंने और बीच में डाल दिए, तो अब कितने हो गए 19। अगला जो है मैंने प्राइस 8 में बेचा, 8 में बेचा तो मैंने 8 रुपए और डाल दिए, तो अब कितने हो गए 27 मेरे बॉक्स के अंदर। अगला 1 किलो मैंने 7 रुपए में बेचा,
ठीक है, तो अब मैंने 7 रुपए और डाल दिए बीच में, तो 34। ठीक, यही हुआ ना। अब अगला 1 किलो मैंने 6 रुपए में बेचा, तो अब मैंने अपने बॉक्स में 6 रुपए और डाल दिए, तो कितने हो गए 40। ऐसे ही करना पड़ेगा ना। ठीक, अब अगला 1 किलो मैंने 5 रुपए में बेचा, 5 रुपए बेचा, 40 और पड़े थे, मैंने 5 रुपए और डाल दिए बीच में, कितने हो गए 45। अगला मैंने 4 रुपए में बेचा, मैंने 4 रुपए और डाल दिए, कितने हो गए 49। अगर अब मैं एम आर कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखना, अगर एम आर प्राइस होता, एम आर प्राइस होता तो मतलब प्राइस और एम आर सेम आते। एम आर कैलकुलेट करना, एम आर इज द चेंज इन टी आर ना। तो देखो कितना चेंज आया 10 का, फिर कितना आया 9 का, फिर कितना आया 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का। तो एम आर और प्राइस सेम हो जाता। पर क्या वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो बकवास है जो मैंने अभी लिखी यहाँ पे। क्यों बकवास है? क्योंकि अब अगर मैं असली टीआर निकालू ना, ये तो मैंने टीआर ही गलत कैलकुलेट किया है। क्यों? क्योंकि देखो टीआर क्या समझाया था, इट इज द प्राइस इनटू आउटपुट। सो 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18 आना चाहिए था यहाँ पे, 8 इंटू 3 24 आना चाहिए था, 7 इंटू 4 28 आना चाहिए था, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 7 28 आना चाहिए था। पूरा टीआर गलत है मेरा। क्यों गलत है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया, मैंने 1 किलो बेचा, आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने अपने बॉक्स में डाल दिए। आपने पूछा 2 किलो लेंगे तो कितना रेट लगाओगे, मैंने कहा 9 रुपए लगा दूंगा। तो दूसरे किलो के बदले में आपने मुझे 9 रुपए दिए, तो मैंने बॉक्स में 9 रुपए डाल दिए, तो 19 हो गए। तीसरे किलो के बदले में आपने मुझे 8 रुपीज दिए, तो मैंने 8 और डाल दिए, तो 27 हो गए। चौथे के बदले में आपने मुझे 7 रुपए दिए, तो मैंने 7 रुपए और डाल दिए, तो 34 हो गए। पांचवे के बदले में आपने मुझे 6 रुपए दिए, मैंने और डाल दिए, 40 हो गए। उसके बाद आपने 5 रुपए और दिए, 45 हो गए। उसके बाद 4 रुपए और दिए, 49 हो गए। ऐसा नहीं होगा। होगा एक्चुअली इसकी जगह पे ये कि, अब ध्यान से, अब सोचो कि 11 रुपए का रेट है और आउटपुट सोल्ड है 0, तो टोटल रेवेन्यू 0। मैंने पहला किलो बेचा तो मुझे मिले 10 रुपए का रेट और उसके अकॉर्डिंगली मेरा टोटल रेवेन्यू 10। आज जब मैं दूसरा किलो बेचूंगा और आपको बोलूंगा ना 9 रुपए लगा दूंगा, अब यही पंच पॉइंट है। मैं बोला हूं कि 9 रुपए लगा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा 1 किलो आप परचेज करेंगे मैं उसके 9 रुपए लगाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले वाला 1 किलो दिया था ना, वो भी मुझे 9 रुपए में ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि पिछला 1 किलो तो मैं 10 रुपए में सेल करूं और अगला 1 किलो मैं 9 रुपए में सेल करूं। कौन बेवकूफ होगा जो मुझे देगा? इसका मतलब उसको 2 किलो के बदले में अगर मैं पहला 1 किलो उसको 10 रुपए में दूं, दूसरा 1 किलो उसको 9 रुपए में दूं, उसको मुझे 2 किलो के बदले में 19 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब उसको पर केजी रेट पड़ गया 9.5 का, पर केजी रेट, पर यूनिट रेट। वो क्या हुआ? तो प्राइस हुआ, प्राइस तो 9.5 रुपए हो गया, वो तो 9 रुपए था। मतलब अगर आप एज अ शॉपकीपर अगर आप 2 किलो बेचते हैं ना, तो जो पिछला आपको 1 किलो 10 रुपए में आपने सेल किया था, अब आपको वो भी 9 रुपए में ही सेल करना पड़ेगा। मतलब अब आपको दोनों 9 रुपए में सेल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू 18 आएगा। समझ आया ना? अब अगर आप 3 किलो सेल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 8 रुपए का किलो है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला 1 किलो 10 रुपए में, दूसरा 1 किलो 9 रुपए में, तीसरा 1 किलो 8 रुपए में ना। इसका मतलब ये है कि अब आपको पहले वाला 10 रुपए वाला भी 8 में सेल करना पड़ेगा, दूसरे वाला भी 8 में सेल करना पड़ेगा, तीसरे वाला भी 8 में सेल करना पड़ेगा, तभी आपको 24 मिलेंगे। आप कहेंगे 3 किलो सेल किए, 8 रुपए का रेट लगाया, 24 रुपीज आएंगे। अब अगर आप ये करो कि लो जी 4th किलो जो है वो तो मैं 7th में बेचूंगा ना, अब आप 4th किलो 7th में नहीं बेच रहे, जो 4th यूनिट है वो 7th में नहीं बेचोगे। अगर आपका प्राइस 7 रुपये है ना, तो ये पहले वाला भी 7 में जाएगा, ये भी 7 में जाएगा, ये भी 7 में जाएगा और ये तो 7 में है ही, तो 28।
अगर आप कहते हो 6 रुपए का रेट है, इसका मतलब 6 रुपए जो रेट है वो सिर्फ ये 5वें यूनिट का नहीं है, आपको ये भी 6 में, 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 सारे 6 में बेचने पड़ेंगे, तो आपको 30 रुपीज मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको ये 5 है ना, तो आपको सारे के सारे ये पिछले यूनिट भी आपको 5 5 5 5 5 5 में सेल करने पड़ेंगे, आपको 30 मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर ये 4 का है, इसका मतलब कि आपको ये भी 4 4 4 4 4 4 4 में सेल करने पड़ेंगे, मतलब आपको 28 मिलेंगे। मतलब आपको एक्चुअली प्राइस कितना मिलेगा, किसी भी कम्युनिटी के बदले में आपको कितना प्राइस मिलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लास्ट यूनिट कौन सा सेल करते हैं, क्योंकि जो रेट डिसाइड होगा ना वो लास्ट यूनिट वाला होगा। आप मान लो मैंगो लेने गए, मैंगो का रेट है, सपोज करो कि उसका रेट है 100 रुपीज पर केजी, तो आपने लिए 1 केजी, 1 केजी लिए तो आपने 100 रुपए दे दिए। अगर आप उसको बोलो कि 2 किलो दे दे, वो कहता है 2 किलो जो है वो मैं आपको 90 रुपए में लगा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दोनों किलो आपको 90 रुपए में मिलेंगे, आप उसको 180 पे करेंगे। अब आप बोलो कि 80 रुपए तो पर केजी हो, तो वो कहता 3 किलो, अब आपको उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 240। मतलब अब रेट कितना होगा, रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने लास्ट यूनिट कौन सा परचेज किया। वैसे ही अगर आपने लास्ट यूनिट 3rd परचेज किया होता, तो जो लास्ट यूनिट का प्राइस होता है ना, लास्ट यूनिट का प्राइस वही पिछलों वाले का प्राइस भी हो जाता है। मतलब जो आप लास्ट यूनिट परचेज करते हैं 8 रुपए में, इसका मतलब ये होगा कि आपको सेकंड भी 8 में मिलेगा, आपको फर्स्ट भी 8 में मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप 5 यूनिट परचेज करते तो 5th यूनिट का रेट कितना था, 6 रुपए, तो आपको पिछले सारे 6 रुपए में मिलेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी कम्युनिटी के बदले में जब आप उसके एक से ज्यादा यूनिट परचेज करते हैं, तो आप उस कम्युनिटी का प्राइस क्या देंगे, आप प्राइस वो देंगे जो उसके लास्ट यूनिट का प्राइस होगा। जो लास्ट यूनिट का प्राइस है वही आप पे करते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि जो एमआर होता है वो प्राइस होता है नेक्स्ट यूनिट का ना, एमआर अलग चीज है, प्राइस अलग चीज है। एमआर तो जो है वो सिर्फ चेंज इन टोटल रेवेन्यू है, वो प्राइस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि प्राइस हम हमेशा वो पे करते हैं जो हम किसी भी कम्युनिटी का लास्ट यूनिट परचेज करने पे हम पे कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब इसके बाद क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर जो है रेवेन्यू कर्व्स अभी हमने बनाई, यहाँ पे जो डायग्राम बनाई थी हमने थोड़ी देर पहले, उसके अंदर हमने एक टोटल रेवेन्यू की कर्व बनाई, एक हमने मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व बनाई, एक हमने एवरेज रेवेन्यू की कर्व बनाई। अभी तक मैं आपको 2 तरह की टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दिखा चुका हूं। एक में मैंने दिखाया था जब मैंने प्राइस को कांस्टेंट लिया था, और मैंने कहा था अगर प्राइस कांस्टेंट है तो जो टोटल रेवेन्यू की कर्व होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी 45 डिग्री पे। एआर और एमआर जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे। अभी जो हमने डायग्राम बनाई, जब एआर फॉल कर रहा था तो एआर कर्व नीचे की तरफ थी, एमआर कर्व भी नीचे की तरफ थी, और टोटल रेवेन्यू का अगर आपने ध्यान में देखा हो तो आप बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे नहीं थी, वो थोड़ा ऐसे जाके नीचे आ रही थी। मतलब 2 तरह के तो कर ली। अब एक्चुअली टोटल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे होंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन, कि आप कौन सी मार्केट के अंदर वो चीज जो है वो परचेज करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मार्केट जो होती है ना वो बहुत तरह की होती है। ठीक है, ये मार्केट क्या होती है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपना चैप्टर करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एंड हाउ अ मार्केट इज डिटरमिन्ड एंड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट और व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ मार्केट। तो हम इसको बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे मार्केट के केस के अंदर। तो अभी हम बेसिकली जो है वो बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं कि एक्चुअली मार्केट है क्या। देखिए मार्केट जो है, पहली बात तो ये कि अपने दिमाग से ये चीज बाहर निकाल दीजिए कि जो मार्केट होती है, मार्केट कोई जगह होती है। नो, मार्केट इज नॉट अ प्लेस। मार्केट कांट बी confined टू अ पर्टिकुलर geographical एरिया। नो,
मार्केट कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, मार्केट इज नॉट अ प्लेस। मार्केट ये नहीं है कि आप क्या करें जी, आप सोचें कि अच्छा हम ना मार्केट जा रहे हैं, हम आमतौर पे ये कहते हैं ना हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं तो मेरे दिमाग में आता है यार मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहां पे ना वो 10 15 20 25 शॉप्स होंगी, तो वहां पे जाके मैं कोई ना कोई चीज परचेज करूंगा, तो वहां उसको मार्केट बोल देंगे। छोटे शहरों में क्या होता है, हर गली के अंदर एक शॉप होती है या हर गली के बाहर एक शॉप होती है, तो वहां से भी तो चीजें परचेज करते हैं, तो वो भी तो मार्केट ही है। सोचने वाली है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, वहां पे पर्टिकुलर सेक्टर है, हम हर सेक्टर की अपनी एक मार्केट है, तो वहां बहुत सारी शॉप्स होगी, है ना। जैसे छोटे शहरों में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बाजार होता है। जैसे मैं फाजिलका की एग्जांपल लूं, तो फाजिलका में बहुत सारे बाजार हैं, मतलब बहुत सारी मार्केट हैं। मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पे एक जो है वो गीता भवन वाली गली है, गीता भवन मंदिर है हमारे फाजिलका में, तो गीता भवन मंदिर वाली गली जो है वहां पे एक मार्केट है। मैं बोलूँ एक चौधरियां वाली गली है, वहां पर एक मार्केट है। ठीक है, मैं बोलूँ कि एक हमारे यहाँ पे सराफा बाजार है, ठीक है, एक मैं कहूँ यहाँ पे वूल मार्केट है, एक यहाँ पे कॉटन मार्केट है, एक यहाँ पे मेहरिया बाजार है, एक यहाँ पे साइकिल बाजार है, एक यहाँ पे होटल बाजार है। तो सारे बाजार हैं तो सारी मार्केट है। बट मैं अगर इन सारी जगह को ये बोल दूं कि मैं इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों को मार्केट बोल सकता हूं, मैं सही हूं। क्योंकि मार्केट के लिए मुझे किसी जगह की जरूरत नहीं है, मुझे एक पर्टिकुलर शॉप जो है वो भी मार्केट हो सकती है, पर वो भी तो जगह है। पहली बात जो याद रखनी है मार्केट के अंदर, वो ये याद रखनी है, मार्केट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल एरिया, रादर मार्केट क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट। मार्केट जो है दैट इज एन अरेंजमेंट, इट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल एरिया, इट्स एन अरेंजमेंट बाय एनी मीन्स। किसी भी तरह की अरेंजमेंट है जो क्या करती है, अरेंजमेंट है जो क्या करेगी, which establishes a relationship। रिलेशनशिप नहीं निकला तो आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ओके, सो मार्केट क्या है, मार्केट इज एन अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट किसी भी तरह का हो सकता है जो क्या करेगा, जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेगा किसके बीच में, बिटवीन द बायर एंड द सेलर। मतलब ऐसा कोई भी तरीका जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप बायर और सेलर दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं ना, वो मार्केट है। अब वो क्या हो सकता है, पहला तो ये होता है कि आप उसके लिए कुछ फिजिकल अरेंजमेंट करें। जैसे मैंने अभी कहा शॉप शूप्स खोल लें, आप एक शॉप पे जा रहे हैं, एक मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे एक दुकान है, वहां पे एक शॉपकीपर बैठा है, एक सेलर जाता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, वो चीज मांगता है, वो चीज देता है, ये भी हो सकता है। पर जो कांटेक्ट है वो तो टेलीफोनिकली भी हो सकता है, तो अरेंजमेंट जो टेलीफोन पे भी हो सकती है। आप फोन करते हैं शॉपकीपर को, फोन किया, उसको बोला आजा सामान दे जा घर पे आके, होम डिलीवरी पॉसिबल। तो वो फोन, वो भी क्या अपने आप में मार्केट है। नंबर 3, इंटरनेट। इंटरनेट भी हो सकता है। इंटरनेट कैन बी एन अरेंजमेंट। हम बहुत सारे आजकल देख रहे हैं नेट पे, वो कहते हैं ना आपके घर पे ग्रोसरी पहुंचा देंगे जी, आपके घर पे ये चीज पहुंचा देंगे जी, बुक्स मंगानी है ऑनलाइन, है ना। आप Amazon की बात करिए, आप स्नैपडील की बात करिए, आप फ्लिपकार्ट की बात करिए, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको बहुत सारी शॉपिंग डील्स मिलती हैं। पेटीएम मॉल है या स्नैपडील है या Amazon है या फ्लिपकार्ट है या मंत्रा है, और भी बहुत सारी हैं, टाटा क्लिक है, बहुत सारी है, आपके पास ऑप्शंस है। आप उनसे भी क्या करते हैं, चीजें परचेज करते हैं ना। तो क्या होता है, आप चीज परचेज कर रहे हैं, वो बंदा चीज सेल कर रहा है, तो वो Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो जो भी है, वो क्या कर रही हैं, वो जो आपकी मोबाइल एप्स हैं वो क्या कर रही हैं, आपके अंदर और जो सेलर है उसके बीच में वो कॉन्टैक्ट लगा रही है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिनको नहीं पता उनके लिए।
आप ये कभी मत सोचिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन, वो आप कोई अमेजोन से मंगा रहे हैं, या आप वो कोई फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, या आप कोई मंत्रा से मंगा रहे हैं, या आप उसको जो है वो स्नैपडील से मंगा रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं। जब आपके घर पे वो चीज आती है ना, तो उसके ऊपर जब बिल होता है तो उसमें बिल देखा कीजिए। उस बिल के ऊपर लिखा होता है सेलर। सेलर इज नॉट Amazon, सेलर इज नॉट स्नैपडील, सेलर इज नॉट द मंत्रा, सेलर इज नॉट द गूगल, सेलर इज नॉट द पेटीएम। वो सेलर नहीं है। ये क्या करते हैं? Amazon है, मंत्रा है, स्नैपडील है, या कुछ और फ्लिपकार्ट है, ये क्या है? ये जस्ट एक मीडिएटिंग साइट्स है। ठीक है, इन्होंने क्या करना है? आपसे ऑर्डर लेना है। ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया, मान लो मैंने शूज मंगवाने, तो आपने इन पे शूज को ऑर्डर कर दिया। इन्होंने क्या करना है? उसको आगे मैन्युफैक्चरर पर आगे इसको पोस्ट कर देना है, बस। वो जो सामान भेजेगा वो Amazon नहीं भेजेगा, वो मंत्रा नहीं भेजेगा। या आप खाना मंगवाते हैं तो वो जोमेटो या स्विगी वो खुद थोड़ी बना के भेजते हैं। वो क्या करते हैं? वो आपको आगे रेस्टोरेंट्स पे डाल देते हैं कि लो जी, ये आपके फाजिलका में ये आहा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे एनिस बेक हट है, और यहाँ पे जो है वो क्रंची बाइट है, और यहाँ पे कटारिया कैफे है, और यहाँ पे जगदम्बा है, और ये है, और ये वो है, ये है। आप उन पे डाल देते हैं, आप ऑर्डर उनको करते हैं, वो भेजता आपको। कोई स्विगी वाला खुद बना के नहीं भेजता, या मान लो कोई जोमेटो वाला आपको खुद बना के नहीं भेजता। तो ये क्या है? सिर्फ मीडिएटर्स है। तो इन्होंने क्या किया? एक अरेंजमेंट किया जिससे आप क्या कर सकें, घर बैठे जो भी चीज को सेल करने वाला है उसके कांटेक्ट में आ सकें बाय यूजिंग द इंटरनेट। सो इंटरनेट इज आल्सो एन अरेंजमेंट। सो मार्केट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जब हम किसी मार्केट की बात करें तो मार्केट के लिए जो भी बायर है, जो भी सेलर है, उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, जरूरी नहीं। वो इंटरेक्शन कैसे भी हो सकता है, वो इंटरनेट से भी हो सकता है, टेलीफोनिकली भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बट फिजिकल अरेंजमेंट और फिजिकल कॉन्टैक्ट और द फेस टू फेस इंटरेक्शन टू परचेज अ कमोडिटी और टू सेल अ कमोडिटी जरूरी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट होना चाहिए, और दोनों के बीच में थोड़ी बार्गेनिंग होनी चाहिए। एक प्राइस फिक्स हो जाना चाहिए जिस प्राइस के ऊपर उस कम्युनिटी को सेल किया जा सके और परचेज किया जा सके, और वो प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर बोथ द बायर एंड द सेलर आर हैप्पी, बोथ फील कंटेंटेड। जो बायर है उसको लगे मैंने कम से कम रेट दिया, जो सेलर है उसको लगे मैंने ज्यादा से ज्यादा पे किया, दोनों हैप्पी। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो मार्केट है। दूसरी बात जो हम बात करेंगे कि क्योंकि हम माइक्रो के साथ डील कर रहे हैं, तो जब भी हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट हमेशा वन कमोडिटी की होगी। मार्केट हमेशा एक चीज की होती है, एक से ज्यादा चीजों की कभी नहीं होती। ये नहीं है कि हम माइक्रो के अंदर 10 चीजों की इकट्ठी मार्केट पढ़ लेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मार्केट जब भी होगी एक चीज की होगी। अब सोच के देखो, इस मार्कर की मार्केट का इस शर्ट की मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस शर्ट की मार्केट का स्पेक्स की मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी मार्केट अलग अलग है, सबके रेट डिटर्मिनेशन अलग अलग से होते हैं। इसका रेट कहीं और तरीके से डिसाइड होगा, इसका किसी और तरीके से होगा, इसका किसी और तरीके से होगा। तो एक मार्केट का दूसरी मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जितनी कम्युनिटीज होती हैं उतनी ही मार्केट होती है। हर एक कम्युनिटी अपनी मार्केट साथ में लेके आती है। एक वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट डजंट मीन कि मार्केट कितनी बड़ी है। ये नहीं है कि अगर एक जगह पे 5 दुकानें हैं तो वो छोटी मार्केट है, और 50 दुकानें हैं तो वो बड़ी मार्केट है ना। साइज ऑफ मार्केट मीन्स कि मार्केट में कितनी कम्युनिटीज है। मैंने कहा मार्केट क्या है? हर एक कम्युनिटी अपने साथ अपनी मार्केट लेके आती है। आज से 50 साल पहले चले जाओ, आज से 50 साल पहले बहुत कम चीजें होती थी, बहुत कम चीजें होती थी, तो मैं कहूंगा मार्केट छोटी थी। आज आपको वैरायटी मिलती है, आप एक चीज परचेज करने जाओ, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो क्या हो गया? हर एक चीज नहीं आई तो अपने साथ मार्केट साथ में लेके आई, क्या हुआ? मार्केट का साइज बड़ा हो गया। तो साइज ऑफ मार्केट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन द मार्केट। जितनी मार्केट में कम्युनिटीज ज्यादा होंगी उतना ही मार्केट साइज बड़ा होगा, जितनी मार्केट में कम्युनिटीज कम होंगी मार्केट साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट मार्केट्स होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होती है,
तो हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी मार्केट है, जैसे कम्युनिटी चेंज वैसे मार्केट चेंज। तो उसके बेसिस पे हम कई तरह की मार्केट्स बनाते हैं। अब उन सारी मार्केट्स में AR MR कर्व जो होती है उसका जो फंडामेंटल बेस होता है ना वो अलग अलग होता है। तो वो क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।